नमस्कार स्टूडेंट, मैं ईश्वर शलार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M3 में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस यूनिट के प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इंजीनियरिंग M3 में आपको प्रॉब्लम कौन से टाइप का है ये पहचानते आना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये कौन से टाइप का है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ होगा और एक टर्म होगी dx अपॉन वाई स्क्वायर, एक टर्म है, देन बाद में इक्वल टू होगा, देन और एक टर्म होगी स्टूडेंट, और देन बाद में इक्वल टू होगा। जब भी इक्वल्स टू टर्म्स के बीच में इक्वल्स टू होगा, तब उस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उस इक्वेशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? जब भी ऐसी टर्म दी हुई होगी रेशियो में, देन इक्वल टू होगा, देन फिर से टर्म होगी dy अपॉन के फॉर्म में, देन इक्वल टू होगा एंड देन dz अपॉन के फॉर्म में, देन वो इक्वेशन होता है स्टूडेंट, वो प्रॉब्लम का टाइप होता है सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम आंसर में ये प्रॉब्लम लिख लेंगे स्टूडेंट। ओके, अब आपको सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस में भी तीन मेथड होती है, तो उसमें से कौन से मेथड का प्रॉब्लम है वो आपको पहचानते आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप तीनों टर्म्स के तीनों जो टर्म्स है dx dy dz, इसकी डिनोमिनेटर में चेक करें, डिनोमिनेटर में चेक करें, यहाँ पे चेक करें कि प्लस या फिर माइनस का साइन है क्या। तो dx अपॉन के टर्म में dy और dz तीनों के नीचे दी हुई टर्म्स में प्लस और माइनस नहीं है, किसी में भी प्लस और माइनस का साइन नहीं है। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम है मेथड ऑफ ग्रुपिंग का, ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट मेथड ऑफ ग्रुपिंग का, सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस इक्वेशन का, राइट। तो देखिए यहाँ पे dx अपॉन dy अपॉन और dz अपॉन में प्लस और माइनस का साइन अगर नहीं होगा तो वो मेथड होता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग का। ओके, सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेप वन में देखिए, यहाँ पे स्टेप वन में कंसिडर करना होता है, कंसिडर करना है। यहाँ पे तीन रेशो है, पहला रेशो है, दूसरा रेशो है, तीसरा रेशो। तो मैं कंसिडर करूंगा पहले दो रेशो, आपके ऊपर है, आप कौन से भी रेशो कंसिडर कर सकते हो, तीनों में से कौन से भी दो। तो मैं क्या करता हूँ, कंसिडर फर्स्ट टू रेशो, पहला और तीसरा। तो यहाँ पे लिखता हूँ कंसिडर फर्स्ट, कंसिडर फर्स्ट टू रेशोज, राइट, कंसिडर फर्स्ट टू रेशोज। तो देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर। आपके ऊपर है स्टूडेंट, आप कौन सा इक्वेशन, कौन सा रेशियो लेते हो। मैं पहला और दूसरा रेशियो लूंगा, क्योंकि पहले रेशियो में अपॉन पे एक ही टर्म है और दूसरे रेशियो में भी अपॉन पे एक ही टर्म है। तो पहले सिंगल सिंगल टर्म्स का हम रेशियो ले लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा dx को मल्टीप्लाई, मतलब इक्वल्स टू की इस साइड में डी एक्स स्क्वायर नीचे है, तो इक्वल्स टू की इस साइड में ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर dx। देन यहाँ पे लिखूंगा मैं dy, सॉरी, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर यहाँ पे नीचे इक्वल्स टू की इस साइड आते तो हो जाएगा ऊपर, और ये dy एज इट इज, राइट स्टूडेंट। तो देखिए, इक्वल्स टू की इस साइड में एक्स स्क्वायर नीचे था, तो इक्वल्स टू की इस साइड में वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और dx अपॉन पे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के इस साइड में वाई स्क्वायर नीचे था, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ पे x x की टर्म है, y y की टर्म है, इसका मतलब x इस साइड में और y इस साइड में है। तो अब हम वहां पे इसे कहेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। x एक साइड में और y की टर्म्स एक साइड में। जब भी x एक साइड में होगा और y एक साइड में होगा तो उसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और जब भी ऐसे टर्म्स आए अलग अलग, तो हम दोनों साइड में दे देंगे स्टूडेंट इंटीग्रेशन। तो इस साइड में भी इंटीग्रेशन दे देंगे और इस साइड में स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन दे देंगे, राइट। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है
टू की पावर एक से बड़ा ये स्टूडेंट, टू की पावर एक से बड़ा ये हो जाएगा 3। वही 3 आपको लिखना है अपॉन पे इक्वल टू वाई की भी पावर 2 है तो एक से बड़ा ये, टू की पावर एक से बड़ा है तो कितना होगा 3, और अपॉन पे लिख देना है वही 3। और आपको लेना होता है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको लेना होता है कांस्टेंट, और एक पहला रेशो है तो कांस्टेंट लीजिए C1। तो x को भी अपॉन पे 3 है, y को भी अपॉन पे 3 है, तो कांस्टेंट के भी अपॉन पे आप दे दीजिए स्टूडेंट 3। कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट के भी अपॉन पे 3 दिया तो। देखिए ना, एक्स क्यूब एक्स की टर्म पे भी अपॉन पे 3 है, y की टर्म पे भी अपॉन पे 3 है। तो आप जो कांस्टेंट लोगे, इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट लेते हैं, तो पहला इक्वेशन है, पहला रेशियो, इसलिए हम C1 लेंगे कांस्टेंट, दोनों के अपॉन पे 3 है, तो कांस्टेंट के भी अपॉन पे दे दीजिए स्टूडेंट 3। और तीनों के अपॉन पे 3 है तो सभी 3 कैंसिल हो जाएंगे और रहेगा यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट वाई क्यूब, और यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट प्लस C1। अगर तीनों के अपॉन पे नीचे सेम टर्म है तो वो सेम टर्म हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और लिखेंगे हम एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब प्लस और ये C1, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाई क्यूब इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा माइनस, तो देखिए एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा माइनस वाई क्यूब और इक्वल टू C1। देखिए ना, वाई क्यूब जो है इक्वल्स टू के इस साइड, इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा माइनस वाई क्यूब और इस C1 एज इट इज। तो हमें मिला स्टूडेंट पहला इक्वेशन, हमें मिला है पहला इक्वेशन, इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं लूंगा स्टूडेंट स्टेप 2 में। देखिए स्टेप 2 में, और स्टेप 2 में मैं कंसीडर करूंगा स्टूडेंट, कंसीडर, यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा। देखिए पहले मैंने पहला और दूसरा रेशो कंसिडर किया था, अब मैं पहला और लास्ट का रेशो कंसिडर करूंगा। कंसिडर फर्स्ट एंड लास्ट रेशो, कंसिडर फर्स्ट एंड लास्ट रेशो, राइट। आप दूसरा और तीसरा भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, दूसरा और तीसरा भी ले सकते हो आप, राइट। पर मैं लेता हूं स्टूडेंट पहला, देखिए यहाँ पे पहला और लास्ट वाला, राइट। आपके ऊपर है, आप दूसरा और तीसरा भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं पहला और तीसरा लेता हूं, तो कंसिडर फर्स्ट एंड लास्ट रेशो, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट dx अपॉन वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ये dz अपॉन एक्स स्क्वेयर देन वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अगर इक्वल्स टू है, दोनों के बीच में इक्वल्स टू है, और दोनों टर्म्स के अपॉन पे सेम टर्म है, यहाँ पे भी सेम टर्म है, यहाँ पे भी सेम टर्म है, और बीच में इक्वल टू है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, कैंसल। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू की इस साइड में नीचे, तो इक्वल्स टू की इस साइड में आते तो हो जाएगा ऊपर, तो देखिए एक्स स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर देन यहाँ पे dx इक्वल टू यहाँ पे dz अपॉन पे क्या है स्टूडेंट, जेड स्क्वेयर। देखिए ना, ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे कौन सी टर्म बची, एक्स स्क्वायर की और जेड स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के इस साइड में नीचे, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते थे हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो आएगा एक्स स्क्वायर और ये dx इक्वल टू डी जेड एज इट इज, और अपॉन पे जेड स्क्वायर एज इट इज। तो देखिए एक्स की टर्म एक साइड में, जेड की टर्म एक साइड में, तो देखिए एक्स की टर्म एक साइड में, जेड की टर्म एक साइड में, तो इसे कहते हैं स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखिए एक्स एक साइड में और जेड एक साइड में, तो जब भी ऐसे आएगा तब हम नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन में आएगा स्टूडेंट यहाँ पे डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर कितनी है 2, तो 2 एक से ऐड करे कितना हो जाएगा 3, तो एक्स क्यूब अपॉन 3। देखिए ना, 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एक्स की पावर 2 है तो उसमें 1 ऐड करे वो हो जाएगा 3, तो 3 और अपॉन पे लिख दीजिए 3, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए अपॉन पे जेड स्क्वायर है, अपॉन पे क्या है स्टूडेंट, जेड स्क्वायर है, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 अपॉन जेड स्क्वायर का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है -1 अपॉन जेड। सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए ये जेड की पावर कितनी है 2 है, जेड की पावर अपॉन पे कितनी है
2 है, तो उसे 1 से कम कर दीजिए, 1 से कम कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा जेड, जेड स्क्वायर है ना, तो जेड की पावर जो 2 है उसे 1 से कम कर दीजिए, आएगा 1, 1 होगा, बगैर 1 हम लिखते हैं क्या पावर पे, नहीं, तो जेड लिख दीजिए। और इसका यहाँ पे साइन क्या पॉजिटिव है, तो हम लिख देंगे माइनस, और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे स्टूडेंट 1, राइट। ऐसे भी आप लिख सकते हो, देखिए जेड स्क्वायर का पावर 1 से कम करिए, तो 2 का पावर 1 से कम होगा 1, मगर 1 हम पावर पे नहीं लिखते, देन ये पॉजिटिव टर्म है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे निगेटिव, ऊपर लिख दीजिए 1, और कांस्टेंट लिखना है आपको C2, कांस्टेंट क्या लिखना है आपको स्टूडेंट C2। और आप ये भी याद रख सकते हो कि 1/z² का इंटीग्रेशन होता है -1/z, -1/z, ऐसे भी आप लिख सकते हो -1/z। और ये दूसरा रेशो ले रहे हैं, दूसरा रेशो कंसिडर कर रहे हैं, तो इसीलिए कांस्टेंट आपको लिखना होगा C2। तो माइनस की टर्म इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगी x3/3, माइनस की टर्म इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगी +1/z इक्वल्स टू यहाँ पे C2 एज इट इज। देखिए ना, ये -1/z इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +1/z, और ये C2 आपका एज इट इज, और ये 1/z² का इंटीग्रेशन, dz आपको साइड में रखना है, dz छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1/z² का इंटीग्रेशन होता है -1/z, -1/z इस साइड आते तो होगा +1/z, और ये C2 एज इट इज। तो ये मिला आपको स्टूडेंट दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन मिला। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था स्टूडेंट दिए हुए प्रॉब्लम में,